हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आज आपके सामने स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के आंकिक प्रश्न के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो समान छोटी गेंद, प्रत्येक का द्रव्यमान m है तथा प्रत्येक पर Q आवेश स्थित है। देखिए, तो एक समान छोटी गेंद है और प्रत्येक का द्रव्यमान m है और दोनों सिल्क के धागों से लटकी हुई है जिनकी लंबाई l है। कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है। दो बॉल है, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, इस गेंद का भी और इस गेंद का भी द्रव्यमान m है और प्रत्येक धागे की लंबाई l है। धागे की लंबाई l है तो इसकी भी लंबाई l होगी। इनके मध्य की दूरी x है। ये जो बॉल है और ये गेंद है, इन दोनों बॉल के मध्य की दूरी बेटा x है। धागों के मध्य कोण 2θ वो कितना है 10 डिग्री। देखिए कुछ इस प्रकार से एंगल 2θ ये है 10 डिग्री। लेकिन अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये एंगल हो जाएगा 5 डिग्री और ये एंगल भी 5 डिग्री। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों गेंद साम्यावस्था में हो तो आवेशों के मध्य दूरी ज्ञात करो। देखिए, दो समान छोटी गेंद है, प्रत्येक का द्रव्यमान m है तो इस पर आवेश q है, इस पर भी आवेश q है और इस गेंद पर भी आवेश q है। देखिए, धागे से लटकी हुई है तो याद रखना इसका जो भार है बेटे, भार नीचे की ओर कार्य करेगा जिसे कहते हैं mg। और डोरी पर एक तनाव बल कार्य करेगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी t। अगर इस डोरी के तनाव को हम दो घटकों में विभाजित करें तो कुछ इस प्रकार से घटक बनेंगे। एक एंगल ये होगा तो दूसरा एंगल इस प्रकार से यहाँ। देखिए, ये 5 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना डिग्री का कोण होगा 5 डिग्री का ही कोण होगा और इस कोण को कहेंगे हम एकांतर कोण, क्योंकि ये जेड की आकृति बनी। देखे ऐसे ये जेड के स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री। अब कोण की तरफ जो घटक होता है बेटे, इसका वैल्यू होगी t cos थीटा, यानी t cos 5 डिग्री। t cos 5 डिग्री, cos की तरफ जो घटक होता है बेटे cos होता है। बाकी ये जो घटक हो जाएगा ये हो जाएगा अपना t sin थीटा, यानी t sin 5 डिग्री। इस प्रकार से हमने दो घटक करे, दोनों ही बॉल साम्यावस्था में, इस पर भी आवेश q है, इस पर भी आवेश q है। तो ये बॉल इस बॉल पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगी और बल इस प्रकार से होगा F = कूलाम के नियम से K। इस पर भी q आवेश, ये भी q आवेश, तो कितना हो जाएगा KQ² अपॉन R²। तो कुछ इस प्रकार से इस गेंद पर लगने वाला बल होगा। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। बेटे, क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यावस्था में आवेशों के मध्य की दूरी ज्ञात करो, अर्थात ये जो आवेश है इनके मध्य की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए, साम्यावस्था में क्योंकि गेंद ना तो इधर गति कर रही है ना इधर गति कर रही है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तब ये बल इसके बराबर होगा और ये बल इसके इक्वल हो जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर साम्यावस्था में, साम्य अवस्था में। देखिए, साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, ये जो t sin 5 डिग्री है बेटे, t sin 5 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा KQ² अपॉन R² के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये जो एंगल है बेटे t cos 5 डिग्री, t cos 5 डिग्री, t cos 5 डिग्री इक्वल हो जाएगा mg के।
समीकरण नंबर 2 हो गई। आप समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देंगे। देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग देंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, टी साइन 5 डिग्री अपॉन टी कॉस 5 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन एम जी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एम जी। तो यहां से वैल्यू ज्ञात हो रही है हमारे पास और मान निकल करके आ रहा है साइन अपॉन कॉस। देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री बेटे ये इक्वल हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में ये था tan डिग्री जो था ना बेटे, ये 2 थीटा का मान था, 2 थीटा इक्वल टू tan डिग्री था। तब 5 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 5 डिग्री के। देखिए 2 थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 डिग्री, तो थीटा बराबर कितने को हो जाएगा 5 डिग्री। तो हम 5 डिग्री की जगह ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एम जी, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन एम जी। कुछ इस प्रकार से समीकरण आपकी सोल्व होकर के आती है। हमारे समीकरण नंबर 3, तो आपकी समीकरण नंबर 3 सोल्व होकर के आई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटे इन दोनों गोल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए आप लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, किस प्रकार से ये x का मान ज्ञात हो सकता है। देखिए अगर मैं से एक ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से हमारे एक समकोण त्रिभुज होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम रख देंगे हम ए बी और सी। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये 5 डिग्री जो है बेटे ये वैल्यू है किसकी, थीटा की। 5 डिग्री किसके बराबर है, थीटा के। इस धागे की लंबाई कितनी है, एल। देखिए ये जो कोण है 5 डिग्री ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है, अति अल्प है। अति अल्प होने की कंडीशन में, याद रखना अति अल्प होने की कंडीशन में tan जो थीटा होगा, tan थीटा जो इक्वल होगा वो थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा थीटा के इक्वल होता है यदि थीटा बराबर अति अल्प हो, बहुत ही कम हो, तो थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। और यदि थीटा बहुत ही कम हो तब sin थीटा भी इक्वल होता है बेटे थीटा के। तब हम यहां से कह सकते हैं, इन दोनों की कंपेयर करके कर सकते हैं, तुलना करेंगे, तब हम लिख सकते हैं कि अर्थात sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के। sin थीटा इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। तो हम समीकरण 3 में जहां पर भी tan थीटा आ रहा है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन एम जी। ऐसा क्यों किया,
देखिए अब हमारे लिए इस ट्रायंगल, इस समकोण त्रिभुज में साइन की वैल्यू ज्ञात करना इजी होगा। देखिए इस त्रिभुज में देखिएगा ये थीटा है और थीटा के सामने की ये भुजा लंब होती है और ये जो भुजा है ये कर्ण होगी। अच्छा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी x, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटे इसका मान हो जाएगा x/2। ये दूरी a से लेकर के c तक x/2 ये लंब का कार्य करेगी, कोण के सामने की भुजा, और कर्ण का कार्य धागे की लंबाई करेगी। ये कितनी दे रखी है l, तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास मान निकल कर आएगा साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब/कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है x/2 अपॉन कर्ण कितना है 1/l, अर्थात साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/2l। साइन थीटा की वैल्यु x/2l। अभी साइन थीटा की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। अतः x/2l इज इक्वल टू q² अपॉन r² अपॉन mg। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है। देखिए कूलॉम के नियम में हमने f का मान लगाया था, f = kq² अपॉन r²। r होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है x। अतः हम कह सकते हैं चूंकि r = किसके है x के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो r है और वो कितनी दे रखी है x, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो kq² अपॉन r²। तो x/2l इज इक्वल टू kq² अपॉन इसकी जगह कितना हो जाएगा x², क्योंकि r की वैल्यू x है बेटे, मल्टीप्लाई 1/mg। अब इसे सोल्व करेंगे और जो x का मान इसने ज्ञात करने के लिए कहा था वही वैल्यू सेम आपको ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x की घात कितना हो जाएगा 3, x की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा देखिए 2k q² अपॉन mg, 2k q² इंटू l। ये सब उधर चला गया, x² इसके साथ आ गया और अपॉन mg। लेकिन आपको x का मान ज्ञात करने के लिए कहा था बेटे x = हो जाएगा 2k q²l अपॉन mg, और इस कंप्लीट की घात कितना 1/3। देखिए जब x³ को सोल्व करेंगे इसमें से क्यूब हटाएंगे, घात 3 हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1/3। अगर यहाँ घात 2 होता है तो यहाँ पर 1/2। तो कुछ इस प्रकार से ये x की वैल्यू ज्ञात हो गई है और यही सेम दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इस प्रकार से है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से कि किसी निकाय में दो आवेश, पहला आवेश QA है और दूसरा आवेश QB है। देखिए दोनों आवेश परिमाण में एक समान है बट प्रकृति में विपरीत है। परिमाण देखिएगा आप, ये और ये दोनों एक समान है बट प्रकृति इनकी विपरीत है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है। देखिए क्रमशः दो बिंदु हैं A और B, इन पर स्थित है। अब थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि सर ये बिंदु A कितनी दूरी पर है और कहाँ पर स्थित है।
ये 0 0 -15 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है? देखिए ये होता है बेटे कोऑर्डिनेट अक्ष के अनुसार ये दूरियां हैं। अक्षीय दूरी तीसरे, पहली दूरी होती है एक्स अक्ष की दूरी, दूसरी दूरी होती है वाई अक्ष की दूरी, तीसरी दूरी होती है जेड अक्ष की दूरी। तीन अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड और तीनों एक दूसरे पर अभिलंबत 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ये मान के चलो ये एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष। अब ये भी कंफ्यूज मत सोचना कि यही एक्स अक्ष होगा, नहीं, आप इसे ऐसे बना लें, एक्स अक्ष ऐसे भी हो जाएगा, एक्स अक्ष ये भी एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो ये नहीं है कि आप कभी माइंड में बिठा के रखें सर बस हमारा तो एक्स अक्ष तो यही बनेगा और वाई अक्ष तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स अक्ष ये भी हो सकता है और वाई अक्ष ये भी हो सकता है। हाँ, कंडीशन ये है इनके मध्य 90 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी है, ये अवश्य है। तो कुल मिला के तीन अक्ष किस तरह होता है, जैसे एक्स अक्ष ये मान के चले, वाई अक्ष बेटे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब तीसरा जो एंगल होगा, तीसरा जो अक्ष होगा, ये जेड अक्ष कुछ इस प्रकार से होगा, ये इन दोनों पर 90 डिग्री अभिलंबित होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल तो यहां से भी देखेगा, तीनों 90 डिग्री के ही एंगल पर होंगे। तो कुछ इस प्रकार से जेड अक्ष होगा। और जब किसी पेपर पर किसी पृष्ठ पर दिखाते हैं एक्स वाई और जेड, कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ये दूरियां बेटे ये मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु को 0 0 और 0, अगर तीन अक्ष ले रखे हैं तो मूल बिंदु 0 0 0 होंगे। इधर जो दूरी होंगी वो पॉजिटिव होती है, एक्स अक्ष ये भी एक्स अक्ष ही होगा, इधर जो दूरी होंगी वो नेगेटिव होंगी। इधर दूरी पॉजिटिव वाई अक्ष की, इधर दूरियां नेगेटिव वाई अक्ष की। ये दूरियां सब पॉजिटिव होंगी जेड अक्ष की और ये दूरियां सब नेगेटिव में होंगी जेड अक्ष की। तो कुछ इस प्रकार से एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष पर दूरियां होती हैं। देखिए इसमें बिंदु ए पर एक्स वाई दोनों की वैल्यू 0 है, तो हमारा जो क्यू ए आवेश है ना वो जेड अक्ष पर स्थित है। देखो इसने कहा ना क्यू ए और क्यू बी क्रम से दो बिंदुओं पर स्थित हैं, तो क्यू ए किसी बिंदु पर स्थित है, इस बिंदु पर, और यहाँ पे एक्स वाई का मान तो 0 आ रहा है, जेड का मान -15 है, तो जेड अक्ष पर है ये बेटे। क्यू ए जो आवेश है वो जेड अक्ष पर है। अब हम इसे डायग्राम को कैसे बनाएंगे? डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि आपका मान के चलिए जेड अक्ष है, ये जेड अक्ष है। अब ये मानना एक्स अक्ष मान लिया या वाई अक्ष मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मान के चलो एक्स अक्ष है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स मान लीजिए वाई मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मूल बिंदु होंगे बेटे 0 0 और 0। जेड अक्ष पे ये दूरियां पॉजिटिव में होंगी, ये दूरियां नेगेटिव में होंगी। तो क्यू ए जो आवेश है वो ए बिंदु पर है और -15 सेंटीमीटर पे है, तो जेड अक्ष के इधर होगा, यहाँ पे कहीं बिंदु ए होगा। ये मान के चलो बिंदु ए है और इसकी दूरी होगी 0 0 -15 सेंटीमीटर। और इस ए पर जो आवेश स्थित है वो कौन सा है बेटे? क्यू ए, और इसका मान कितना दिया है? 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये आवेश इस बिंदु पर स्थित है। दूसरा जो आवेश बेटे क्यू बी है, इसका मान तो ये है बट वो बिंदु बी पर स्थित है, कितनी दूरी पर? एक्स वाई और जेड, जेड अक्ष पर है लेकिन पॉजिटिव दूरी पर है। मान के चलो यहां पर कहीं ये बी बिंदु है और ये स्थिर होगा 0 0 +15, ये सेंटीमीटर में है सब। तो क्यू बी पर जो स्थित होगा इसका मान होगा 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो कुछ इस प्रकार से ये आवेश यहाँ पर स्थित होगा। देखिए दो आवेश स्थित हो गए बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। देखिए दोनों के परिमाण एक समान है बट प्रकृति विपरीत है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव यही तो होता है कि दोनों परिमाण एक समान और विपरीत प्रकृति का आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे। देखो यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है और मूल बिंदु से इधर तक की ये भी दूरी 15 ही है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो टोटल दूरी ए की वैल्यू होगी बेटे 15 सेंटीमीटर, ये है 15, ये है 30 सेंटीमीटर। और इस ए को हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 30 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से ये दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच की। अब देखिए इसने कहा है निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या बेटे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी वेक्टर। पी बराबर होता है कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है तो वहां पे 2a लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है तो इसका मान रख देंगे 30 गुना 10 की घात माइनस 2 का। तो ये फॉर्मूला लगा के अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q मल्टीप्लाई A। वैसे तो Q इंटू 2a होता है बट वो 2a इसी के तो होते हैं इनके बीच की दूरी के। तो P बराबर कोई भी एक आवेश का परिमाण अर्थात 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात 30 गुना 10 की घात माइनस के 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे बेटे। अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसकी पॉइंट हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 25/10 और वो जो 10 होगा उससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P बराबर 25 गुना 3 गुना 10 की घात माइनस 9। सोल्व करेंगे इस वैल्यू को तो P बराबर हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बेटे इसका जो मात्रक होता है कूलाम का, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है इंटू मीटर। तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आया। बट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बुक के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा P इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8। 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर। आप कहोगे सर ये कैसा आ गया भैया? जब इसे सोल्व करेंगे, देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू यही प्राप्त होगी हमें। किस प्रकार से? देखो 75 है, इसके पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 लिख देंगे 10 की पावर माइनस 8 और ये 10 जो है ये भी ऊपर जाके 10 की घात माइनस के 1 हो जाएगा और वैल्यू हमें वही प्राप्त होगी। तो हम इस वैल्यू को ये भी लिख सकते हैं। बट इसमें एक बात और भी होता है बेटे, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होने के कारण उसकी दिशा भी होती है और दिशा याद रखना माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अब माइनस आवेश तो ये है, धनात्मक आवेश ये है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है बेटे? देखिए ये जो अक्ष है पूरा टोटल z अक्ष है, बट z अक्ष के भी कौन सी डायरेक्शन में है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? माइनस। देखिए ये सब z की पॉजिटिव वैल्यू होती है सब इधर और सब इधर माइनस। तो z अक्ष पे तो है, यानी z अक्ष की ओर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन, बट कौन से z अक्ष की ओर? माइनस z अक्ष की ओर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम इंटू मीटर और माइनस z कैप, क्योंकि दिशा बताने वाला जो वेक्टर होता है बेटा वो एकांक वेक्टर होता है और एकांक वेक्टर कैप लगा करके बनता है। तो यहाँ पे माइनस z कैप अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस z अक्ष की ओर और माइनस z कैप जो बताएगा इसकी डायरेक्शन को ही बताएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो हमने इस वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो
वीडियो बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।